हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। आज है 20 मई 2025 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हाल ही में किसने सुपर बेट क्लासिक में अपना पहला जैसा कि ग्रैंड शतरंज टूर खिताब जीता है? तो टूर खिताब जीत लिया है, पहला ग्रैंड शतरंज टूर खिताब जीत लिया है आर प्रज्ञानंद ने। आर प्रज्ञानंद ये हैं ऑलरेडी ग्रैंड मास्टर जैसा कि, और इन्होंने अभी हाल ही में सुपर बेट क्लासिक का भी खिताब जीत लिया है। अब पहला ग्रैंड शतरंज टूर खिताब है इनका, पहला है तो पहले आ गए हैं तो इम्पोर्टेंट तो हो ही जाता है। क्वेश्चन वैसे ही है जैसा कि क्या है कि कौन सा जीता है, सबसे पहले जीता है। तो डॉलर की बात करें तो टोटल कितने हैं इन्होंने 77,667 है डॉलर की बात है ना। रुपए में बात करें तो 66 लाख पाए हुए हैं, मतलब लगभग 66 लाख रुपए ये जीते हुए हैं। पुरस्कार राशि में रोमानिया के बुखार में आयोजित किया गया 17 मई 2025 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? बात करें तो 86 पुरुष ग्रैंड मास्टर हैं और टोटल है 24 मई मनाए गए हैं। इसमें इस दिन में पहला है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। दूसरा है विश्व दूरसंचार दिवस यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया जाता है। तो ये जो उपरोक्त दोनों हैं आपका जैसे कि हम बता दें करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक करके दोनों के बारे में हम जानते हैं। साथियों बता दें उच्च रक्तचाप ये की मतलब यानी हाइपरटेंशन हाई जो ब्लड प्रेशर होता है, कई बार क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर बहुत तेजी बढ़ जाता है और जो बहुत अग्रेसिव भी बिहेव करने लगता है। जैसा कि जो लोग होते हैं जिनका जो ब्लड प्रेशर हाई होता है वो लोग मतलब गुस्से वाले बन जाते हैं, गुस्सा उनको ज्यादा आता है तो ऐसा। और कई बार क्या होता है बहुत स्लो हो जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर एकदम लो हो जाता है, बहुत ज्यादा सुस्त महसूस करता है कोई इंसान, तो ये ब्लड प्रेशर लो की मतलब एक तरीके से उसके पहचान है। ब्लड प्रेशर लो है, आप नियमित तरीके से फ्लो रहता है, जैसे कि ऊपर नीचे होता रहता है, ये जरूरी होता है। लेकिन बीपी की अगर माप करें, थोड़ा सा हम लोग की बीपी की बात करें तो बीपी होता क्या, पैमाना क्या है इसका जो पूछा जाता है, कितने के बीच में रहना चाहिए। आप भी अगर मापवाने जैसे जाओगे तो वहां पर आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो ब्लड प्रेशर है ये हाई है कि लो है। तो आपको ये याद रखना है, एक तो इसका मात्रक जो होता है वो मिलीलीटर पर होता है, एचजी में होता है, ये आपसे पूछा जाता है, मिलीमीटर और एचजी में होता है। अब यहाँ पे पैमाना का मात्रक होता है जैसा कि, और यह रहना चाहिए कितना, जो स्वस्थ इंसान के लिए मतलब एक जो स्वस्थ इंसान होता है तो स्वस्थ मनुष्य में 80 से लेकर के 120 के बीच में होता है। लेकिन ये आइडियल कंडीशन है। ऐसे में क्या मतलब बताएं हम कि 120 खुद जाओगे जैसे आप मापने तो उसमें क्या होता है, अगर 130 निकलेगा तो घबराने की वाली बात नहीं है, मतलब ऊपर नीचे थोड़ा 10-20 तो होता है और 10-20 प्लस माइनस चलता है, नॉर्मल है। लेकिन दिक्कत कब होगी, जैसे कि अगर मान लो 20-30 का अंतर देखने को मिल रहा हो या इस रेंज में मतलब 150 160 चल रहा हो तो मतलब बीपी हाई है, और अगर 80 से भी नीचे चल रहा हो तो मतलब कि आप 50 60 40 अगर चल रहा है ये तो अब ये लो है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। आगे हम वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे की अगर बात करें तो इसमें टेलीकम्युनिकेशन के प्रति क्या होता है, अवेयरनेस फैलाने के लिए टेलीकम्युनिकेशन के जरिए दुनिया कैसी कनेक्ट हुई है। टेलीकम्युनिकेशन के जरिए क्या होता है कि हम लोग जो हैं आपस में बात कर रहे हैं, जैसा कि एक प्रकार से टेलीकम्युनिकेट ही कर रहे हैं ये। हालांकि अगर बताएं एडवांस वर्जन है उसका, शुरुआत टेलीफोन से हुई थी, फिर धीरे धीरे मोबाइल सिस्टम आया, सब टेलीकम्युनिकेशन हुआ, और फिर टेली मतलब दूर और कम्युनिकेशन मतलब संचार। तो दूर से संचार जो भी कर रहे हैं, जिस भी माध्यम से आज सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, तो ये सब के सब प्रति क्या होता है, अवेयरनेस फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ये दिन कब मनाया जाता है, किस दिन, तो ये 17 मई को मनाया जाता है। थीम क्या है इस बार की, तो जेंडर इक्वलिटी इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसकी जेंडर इक्वलिटी इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थीम है। 17 मई 1865 में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना हुई थी, इसलिए 17 मई को दिन चुना गया है यह दिवस मनाने के लिए। लेकिन मनाया जाना कब से शुरू हुआ है, तो 1969 से, लगभग 103 साल के बाद में। अगर चलिए तो हम बता दें ITU के द्वारा अगर बताएं ही मनाया जाता है ये। इसे एक और दिवस की बात करें नाम से जानते हैं, विश्व दूरसंचार और अंतर्राष्ट्रीय समाज दिवस, इस नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि इसकी भी थीम देख लो आप, जैसे कि थीम बताएं तो मेजर योर ब्लड प्रेशर करेक्टली, ये है इसकी थीम। कंट्रोल इट लिव लिगर, क्या है, कंट्रोल इट लिव लगन। अब अपने रक्तचाप को सही तरीके से जैसा कि हम बात करें मापे, इससे कंट्रोल करें और लंबे समय तक जिए, यही है इस बार की थीम। 2005 से यह दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के
सारे वजह से बहुत सारी दिक्कतें भी आ जाती हैं। दिल का दौरा बढ़ जाता है, जैसा कि अब क्या है होने का चांसेस बढ़ जाता है जैसा, और स्ट्रोक मतलब आने के चांसेस होते हैं, स्ट्रोक जैसे होते हैं, किडनी फेलियर के चांसेस रहते हैं इसकी वजह से। क्योंकि भाई देखो, जो ब्लड है, जो नसें हैं, नसें क्या है, एक प्रकार की पाइप होती हैं। जो पाइप जो है फ्लो हो रही है, अब उसमें बहुत तेजी से खून बहने लगेगा तो पाइप फटने का डर रहता है ना। जैसा कि आप वैसे ही समझो, जैसे कि आप खेती में सिंचाई करते हो, पाइप लगाते हो, कई बार जब बहुत हाई प्रेशर में पानी आने लगता है तो फिर पाइप फटने का डर रहता है। ठीक वैसे ही, और जब वो नसें फटती हैं तो वहीं फिर हार्ट अटैक, मतलब स्ट्रोक, किडनी फेलियर से सब हो सकता है, जैसा कि हम बता दें आपको। अगला क्वेश्चन हमारा, आप यहाँ पर देख सकते हो, महत्वपूर्ण दिवस है। मई महीने के अभी तक आए हुए ये महत्वपूर्ण दिवस है, इनका रिवीजन करते हैं। 1 मई को जैसा कि 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। कौन कौन से? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस एंड अंतर्राष्ट्रीय महाराष्ट्र और गुजरात का राज्य का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस बार हम लोग 151 नंबर पर रैंकिंग पर हैं। इसमें प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में याद रखना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत जो है 191 नंबर पर आ गया है। 4 मई को विश्व हास्य दिवस इस बार मनाया गया है और 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 8 मई को ही विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। अब यहीं पे बात करें, विश्व प्रवासी दिवस इस बार कब मनाया गया? 10 मई को मनाया गया है, जो कि किस लिए? क्योंकि यह प्रत्येक वर्ष हर साल जो 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर के सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है। तो इस बार पड़ा था 10 मई को। 11 मई को राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस या नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया। और पोखरण परीक्षा इस दिन हमने लोगों ने किया था। अब याद होगा आपको कि जैसे 1998 में ऑपरेशन शक्ति, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर मनाया जाता है। 12 से 18 मई यूएन का वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। 16 मई को बात करें तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया है, नेशनल डेंगू डे। और 16 मई को ही सिक्किम का राज्य स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। यह 22वां भारतीय राज्य बना है। 22वां भारतीय राज्य बना था, 36वां संविधान संशोधन किया गया था तब 16 मई 1975 को। और विश्व दूरसंचार दिवस जैसा कि विश्व रक्तचाप दिवस मनाते हैं, ये दोनों आपको बता दें 17 मई को मनाया जाता है। अगला में वानखेड़े स्टेडियम में किसके नाम से एक स्टैंड का अनावरण किया गया? तो वानखेड़े स्टेडियम में एक स्टैंड का अनावरण किया गया है रोहित शर्मा के नाम। इसके साथ साथ शरद पवार और अजीत वाडेकर के नाम से भी एक स्टैंड खोला गया है। यह हो गया है उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जैसे कि स्टैंड का मतलब क्या हुआ है, जैसे कि हम बता दें आपको कि स्टेडियम को आप देखोगे, जैसे कि स्टेडियम का मैप जो होता है, यहाँ बता दें कि जैसे कि एक गोल गोल स्टेडियम है। स्टेडियम ऐसे होता है कि इसमें बहुत सारे प्रकार की सीटें लगी होती हैं और आप यहाँ पर देखोगे जैसे कि उसमें बहुत सारे ब्लॉक देखते होंगे, ब्लॉक होते हैं, स्टैंड देखते होंगे, जो अलग अलग ब्लॉक होते हैं अलग अलग स्टैंड कहलाते हैं। अब इसी में कोई जरूरी नहीं है कि एक स्टेडियम में एक ही व्यक्ति के नाम स्टैंड रहे, जैसे कि कई स्टैंड हो सकते हैं। अब जैसे कि वानखेड़े की बात करो तो इनके यहाँ पर वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर स्टैंड आपको मिलेगा, सुनील गावस्कर स्टैंड मिल जाएगा एंड एमसीए स्टैंड भी मिल जाएगा यहाँ पर। इसके बाद शरद पवार, अजीत जैसे वानखेड़े की बात करें और रोहित शर्मा का 3 स्टैंड और जोड़े गए हैं, यहीं पर नाम बदला गया है जैसा कि। तो ये एक एक स्टैंड हो जाएगा। कैसे होता है, जैसे आप बता दें हमको कि आइडिया लगा गया, जैसे कि यहाँ पे हम बताएं कि थोड़ा सा दूर करके, जैसे कि आप देखोगे कि रोहित शर्मा स्टैंड है, फिर उसके बाद पूरा पूरा करके स्टैंड होगा एक तरीके से, फिर उसमें लोग बैठेंगे, इस तरह से स्टेडियम होता है। तो पूरे स्टेडियम में कई स्टैंड हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी हाल ही में इन्होंने टेस्ट मैच से संन्यास की घोषणा की है रोहित शर्मा ने, इन्होंने, और T20 से इन्होंने पिछले साल ही घोषणा कर दी थी कि संन्यास की मुंबई से। ये मुंबई से आते हैं, मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते भी हैं, तो इसलिए इनका वानखेड़े स्टेडियम में नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसको 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 दिया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना है। अब इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है लोगों को, कि ध्यान रखना है कि अभी कुछ दिन पहले ही जैसा कि बताया गया था कि 69वां मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है बताया था वो 2024 के लिए था। 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था, मिला था, लेकिन वह मिला नहीं है अभी तक। विनोद कुमार शुक्ला को जैसा देने के लिए बात कही गई है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है, ध्यान रखना है, यह मिला है 2024 के लिए और यह मिला है किसे? विनोद कुमार शुक्ला को। विनोद कुमार शुक्ला जो है इनको मिला है इस बार का 2024 की बात, मतलब लास्ट ईयर का अनाउंस किया गया था, अनाउंस किया गया है। तो अभी यह है जो दिया गया है रामभद्राचार्य जो है,
जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और गुलजार, इनको दोनों को जैसे कि दिया जाना था। गुलजार साहब नहीं आए थे, प्रेजेंट नहीं हुए थे, लेकिन रामभद्राचार्य जी आए थे। इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रदान किया था। इन दोनों लोगों को 2023 के लिए दिया जाना था, जो कि आपका यह 58वां वाला हो गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लोग के लिए दिया गया था। 69वां की, ये 59 की बात करें जो 59 वाला, ये 1 लोग को दिया गया है। अब यह अनाउंस हो गया है, यह दिया जाएगा। आप देखो कि दिया जाता है और दिया जाएगा, जैसा कि तो हो सकता है कि अगले साल दिया जाए इसको। किनको? विनोद कुमार शुक्ल जी की बात हो रही है, लेकिन ये जो रामभद्राचार्य है और गुलजार जी, इनको दिया जा चुका है। आगे की बात करें, आगे को भी इवेंट करा करके इनको दिया जा सकता है, जैसा कि विनोद कुमार शुक्ला जी को 58वें के लिए अभी दिया गया है। यहीं पर 58वां जो है, इसके लिए रामभद्राचार्य जी को और गुलजार जी को दिया गया है। इसको मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन पहले ही ले चुके हैं, जैसे कि जब अनाउंस हुआ था तभी बताया गया था। राम मंदिर जब बना था तो राम मंदिर में क्या हुआ था, जब सुनवाई चल रहा था तो इसमें इन्होंने ऑफिशियल प्रूफ वगैरह प्रेजेंट किए थे और पूरी पेशी की। इन्हीं के सबूत को वहां पर कारगर माना गया था। और गुलजार साहब को, जैसा कि आप जानते हो, मशहूर शायर और कवि हैं और लेखक भी हैं। रुपए की लाख बात करें तो रुपए कितने लाख यहाँ पे लाख मिलते हैं, जो पुरस्कार राशि की बात हो रही है। तो 11 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र एंड वाग देवी की सरस्वती, जैसे कि देवी सरस्वती की एक प्रतिमा दी जाती है, इसमें मिलती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत में साहित्य के लिए क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साथियों, यह शुरू कब हुआ था? याद रखना है कि जैसा कि 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी और पहली बार दिया गया था। इसे कब दिया गया था? जी शंकर कुरूप को पहली बार दिया गया था 1965 में। अब आशापूर्णा देवी बता दें, यह पहली महिला रही है जिनको यह अवार्ड पाने वाली। तो यह बांग्ला भाषा के लिए पाई थी 1976 में। पहले हिंदी लेखक पूछा जाएगा तो सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये भारतीय भाषाओं के लिए दिया जाता है। तो सुमित्रा नंदन पंत को जैसा कि 1967 में मिला था। और पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पहले तो एक रचना के लिए मिलता था, लेकिन अब पहले रचना के लिए जैसे कि मिलता था, लेकिन फिर बाद में इसे क्या हुआ कि लाइफ टाइम की कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाने लगा। तो यहाँ आपकी बात करें, नाम की पुस्तक की बात करें तो ये किसकी पुस्तक है? यामा पुस्तक, महादेवी वर्मा की ये है पुस्तक। कौन? यामा पुस्तक की बात हो रही है। इनको 1982 में दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके बाद से, इस पुस्तक के बाद से, मतलब इनको दिए जाने के बाद से फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाना शुरू कर दिया गया था। किसी एक पुस्तक के लिए दिया जाना बंद कर दिया गया। याद रखना है इसको आपको। यह पूछा जा चुका है ऑलरेडी, जैसे कि हम बता दें। और विनोद कुमार शुक्ला जी को भी याद रखना है। ये है हमारे जो अगले मतलब 2024 के लिए इनको दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य में 12 साल बाद पुरस्कार कुंभ शुरू किया गया है? पुष्कर कुंभ है। तो ये पुष्कर कुंभ अभी शुरू हुआ है उत्तराखंड में। अभी मैंने जैसे कि आपको परसों बताया था कि सरस्वती पुष्कर कुंभ जो है, ये पुष्कर कुंभ जो होता है वह तेलंगाना में होता है। पुष्कर कुंभ जो होता है यह उत्तराखंड में होता है। अब इसमें कंफ्यूजन भी होता है, जैसे कि महाकुंभ है, यह अभी कहाँ हुआ? प्रयागराज में हुआ था महाकुंभ। वैसे कुंभ जो है, अगर केवल बात करें तो कुंभ मेला कहाँ होता है? ये टोटल 4 जगहों पर होता है। कौन कौन से? उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और हरिद्वार। तो यह 4 कुंभ है। आप बात करें महाकुंभ कह सकते हैं उनको, लेकिन कुछ और भी हैं, जैसे कि 12-12 साल पर आयोजित होते हैं वाले उत्सव हैं, जो कि अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। रीजनल नामों से उनका उतना फेमस नहीं है, लेकिन ये लोग तो ये मनाए जाते हैं। जैसे कि तो अभी ये पुष्कर कुंभ जो हो गया है, ये यहाँ पर ये है पुष्करुल सरस्वती, जो कि पुष्करुल कुंभ है, ये तेलंगाना में हुआ है। तो यहाँ भी ऐसे देखो मनाया गया है। जैसा कि अच्छा हम बात करें तो ये पुष्कर झील अगर बात करें, इसमें कंफ्यूजन होगा क्योंकि पुष्कर झील कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या है, पुष्कर कुंभ जो है ये पुष्कर मेला भी होता है और राजस्थान में होता है। पुष्कर कुंभ कहाँ होगा ये कंफ्यूजन आ सकती है, तो राजस्थान लगा दे कि जैसे कि जो राजस्थान नहीं होना, राजस्थान ऑप्शन में दिखेगा जरूर, लेकिन आपको नहीं लगाना है अगर पुष्कर कुंभ हो तो बात की जाए। तो जब भी किसी कुंभ की बात की जाएगी तो ये को आप समझिएगा कि जैसे 3 नदियों का संगम हो। 3 नदियों का संगम तो तभी होगा जहाँ पर कुंभ जैसे मनाया जा रहा होगा। अब ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। और उसमें हो सकता है कि एक नदी विलुप्त भी हो, जैसे कि सरस्वती नदी कॉमन मिलेगी जो आपको विलुप्त ही मिलेगी।
आपको ऐसे मैं बता दूं, जैसे मैंने कि आपको कल तेलंगाना में हमने बताया था कि तेलंगाना में भी जो सरस्वती नदी है वो विलुप्त है, लेकिन त्रिवेणी संगम में भी, प्रयागराज में भी सरस्वती नदी अभी गायब है। यहाँ पर सरस्वती नदी है जो कि ये यहाँ पर आप देख सकोगे कि अलकनंदा और सरस्वती नदी, भागीरथी, अलकनंदा, सरस्वती, ये इनका संगम होती है। यहाँ पर ये होता है। तो ये इस समय गुरु ग्रह यानी बृहस्पति जो ग्रह है मिथुन राशि में प्रवेश करता है, और इसलिए यहाँ पर ये जो होता है मनाया जाता है उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव में। अगर अगला वैसे हम बताएं तो वैसे माना गांव जो है ये पहला गांव भी कहते हैं भारत का पहला गांव कौन सा है? माना गांव है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू की है? एक देश एक धड़कन पहल जो है यह संस्कृति मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा यह शुरू किया गया है। देश भर में राष्ट्रीय भावना बढ़ाने के लिए यह शुरू की गया है, तिरंगे के प्रति सम्मान बढ़ाने के लिए और राष्ट्र एकता बढ़ाने के लिए, सबको एक साथ लाने के लिए यह शुरू किया गया है। जैसा कि हालांकि इस बार अगर बात करें तो जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिली कि लगभग 99% जैसे कि 99% लोग जो हैं यह एक साथ देश के साथ खड़े हो रहे हैं। लेकिन कुछ जैसे कि ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग ऐसे थे जो देश के साथ गद्दारी भी कर रहे थे। खैर, तिरंगे की बात करें तो प्रति एकता, देशभक्ति और श्रद्धा को बढ़ावा देने के लिए एक देश एक धड़कन शुरू किया गया एक पहल है। अगला क्वेश्चन हमारा, मई 2025 में नेपाल के किस ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है? नेपाल का एक ग्लेशियर है उसे मृत घोषित कर दिया गया है, डेड घोषित कर दिया गया है, मतलब ऑफिशियल तरीके से नाम है इसका याला ग्लेशियर। इस पर वीडियो बने हैं। जैसे कि याला ग्लेशियर का कहानी क्या है कि ये जो है बहुत तेजी से पिघल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के चलते हो रहा है ऐसा। दुनिया को सतर्क हो जाना चाहिए कि बहुत तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ये एक अनुमान के मुताबिक 54,000 ग्लेशियर ऐसे हैं जो बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, और ये जो है 54,000 ग्लेशियर हिंदुकुश हिमालयन से हैं। हिंदुकुश हिमालयन जो है श्रेणी से है। तो इतने ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, इसके पीछे का कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर का बढ़ना, ग्लोबली वार्म होना। एंड अगर बता दें तो इसको मैं आपको बता दूं कि पर्यावरण वगैरह में बहुत सारे टॉपिक में अगर बात करें तो इसको डिस्कस कर चुके हम कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से कितना नुकसान हो सकता है। ग्लेशियर पिघलेंगे तो पड़ने पर मतलब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा अगर उसकी, तो जो तटीय देश होंगे वो डूबने लगेंगे। जैसे कि तटों की जो ऊंचाई है वो कम होने लगेगी, और मतलब एक किनारे के जो देशों के तटीय राज्य है वो डूबेंगे, और बहुत सारे देश हैं जो कि तटीय देश ही हैं, जैसे इंडोनेशिया वगैरह हो गया, ये सब डूबने लगेंगे। तो बहुत सारे नुकसान होते हैं। जैसे इसको लेकर के टेम्परेचर बढ़ने से जैव विविधताओं में भी दिक्कत आती है, बहुत सारे क्लाइमेट चेंजेस भी होते हैं, घटनाएं देखने को मिलती हैं, सामने आती हैं, मौसम परिवर्तन होने लगता है। जैसा कि अब मतलब आप ऐसे समझो, मौसमी घटनाएं देखने को, कभी दिसंबर में क्या हो जाता है, बारिश हो जाती है, तो कभी पता लग रहा है कि कभी फरवरी मार्च में बर्फ के गोले गिरने लग रहे हैं, साथ कुछ भी ऐसा होता है। तो इसलिए यह सब जो है पूरा कुछ मिलाकर बोले, कुल मिलाकर के अस्त व्यस्त हो जाती है। तो इसलिए एशिया का जो पहला यह ग्लेशियर बन गया है भाई, जो माना याला ग्लेशियर, जो कि स्मारक पट्टी वगैरह पहना करके इसको मृत घोषित कर दिया गया है, और ये क्या है, सम्मानित किया गया है। इसको यादों में अब रखा जाएगा याला ग्लेशियर। आने वाले कुछ दिनों में यह जो है सपाट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा पिघल करके, और खत्म हो जाएगा क्योंकि बहुत तेजी से ये पिघल रहा है। और ये एक अहम ग्लेशियर था हिमालय का, जो हिंदू हिमालय था उसका। अब ग्लेशियर जैसे की बात करें तो ये क्रायोस्फीयर अनुसंधान का एक आम केंद्र भी हुआ करता था, नेपाल में स्थित था। अब आज के टाइम पे यह धीरे धीरे पिघल रहा है। अब नेपाल में आप देखोगे कि जैसे कि हम बता दें, यहाँ पर याला पीक हुआ करता था, याला ग्लेशियर हुआ करता था। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में पोलियो रोग के प्रकोप की घोषणा की है? WHO ने पोलियो रोग के प्रकोप की जैसे घोषणा की है पापुआ नई गिनी में। WHO के अनुसार अगर बात करें, यहाँ पर पोलियो का जो प्रकोप है फिर से तेजी से यहाँ पर फैल रहा है। एक बार यहाँ पर बहुत ज्यादा कम हो गया था, लेकिन अभी अब फिर से फैलना शुरू हुआ है। और पापुआ नई गिनी की बात करें, यहाँ पर देखिए 2018 में सबसे कम आखिरी बार पोलियो का यहाँ पर मामला देखा गया था। 2020 से कोई केस नहीं आए थे, लेकिन अचानक से अभी फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। दक्षिण पश्चिमी प्रांत द्वीपी देश में अभी कहाँ पर है ये आपको मैप में बता दें कि खैर वैश्विक पोलियो उन्मूलन की बात करें, पहल की शुरुआत 1988 जैसा कि में की गई थी। इसी के जरिए ट्रैक करा जाना शुरू हुआ था कि कहाँ पर जो पोलियो के कितने केसेस हैं,
कितने केसेस कम हो रहे हैं और कितने केसेस बढ़ रहे हैं, किसको मुक्त घोषित करना है और किसको पोलियो मुक्त घोषित कर देना चाहिए। अगर भारत की बात करें तो भारत कब पोलियो मुक्त हुआ था, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसमें याद रखना है कि जैसा कि भारत मार्च 2014 में पोलियो से मुक्त हुआ था। भारत जो है ये ठीक है, बता दे कि आप इसमें क्या है कि देश पोलियो मुक्त कब हुआ और कहाँ आ जाए, तो तब कहा जाता है कि पिछले 3 साल से उसमें कोई भी केसेस वहां पर ना आ रहे हों, तब जाके इसमें WHO से मान्यता मिलती है कि ये देश पोलियो मुक्त हो चुका है। मान लो जैसे कि हमारे भारत में 2014 वाला जो ले लो, इसमें 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया, तो इसका मतलब कि 2011 से कोई भी केसेस नहीं आए थे भारत में। कभी कभी क्वेश्चन ट्रिकी हो जाते हैं, जैसे पूछ लेते हैं कि पोलियो मुक्त जो हुआ था ये तो आपको याद है, लेकिन मार्च 2014 में, लेकिन अगर क्वेश्चन इसका मतलब 2011 से कोई भी केसेस नहीं आते। कभी एक बार जैसे क्वेश्चन है ट्रिकी है, तो इसमें ये होगा क्वेश्चन में कि मार्च 2014, लेकिन अभी अगर क्वेश्चन इसको थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाए कि बताइए कि जो भारत के पोलियो के केसेस कब से नहीं आए थे, भारत में कब से नहीं देखने को मिले हैं, तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन होगा आपका 2011, न कि 14, क्योंकि 2011 से जब 3 साल हो गए 14 में, तब जाके पोलियो मुक्त हुआ था भारत देश। तो अब हम आपको बता दें कि जैसे कि आप यहाँ पे कहोगे कि 2014 नहीं, आंसर होगा 2011 होगा इसका आंसर। लेकिन अगर बताएं कि आप जैसे कि इसमें क्वेश्चन है 2011 से केसेस नहीं है, इसलिए 3 साल बाद इसको पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। अब रोगों के लिए ये ठीक है, सिर्फ पोलियो के लिए नहीं। WHO की जो स्थापना है ये 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। जिनेवा में हेडक्वार्टर है, महासचिव है इसके टेड्रोस एडनोम, यहाँ के महासचिव। अब आते हैं पापुआ न्यू गिनी की बात करते हैं, तो पोर्ट मोरसबे जो इसकी राजधानी है होती है, कीना मुद्रा होती है इसकी, जेम्स मरापे इसके हैं कौन, प्रधानमंत्री। देखते हैं जैसे कि हम इसकी मैप की अगर बात करें तो ये कहाँ पर होता है, पापुआ न्यू गिनी। तो ये भारत देश हमारा, जैसा कि आप नीचे आओगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की तरफ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही पड़ता है इधर पापुआ न्यू गिनी। पूछा जाएगा कि ये किससे अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो किससे बताओगे, इंडोनेशिया से। ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि बता सकते हैं कि ये मैप में आप देखोगे कि इंडोनेशिया से ये अपना पूरा का पूरा इस तरह से बॉर्डर शेयर करता है यहाँ तक, कुछ से इंडोनेशिया और किससे, मलेशिया है, जैसा कि ये पड़ोसी देशों में आता है। पापुआ न्यू गिनी है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तो है ही, मलेशिया, उसके बाद यहीं पर छोटा सा एक है सिंगापुर, ये इधर मलक्का स्टेट इधर से गया है। खैर पापुआ न्यू गिनी की बात करते हैं तो यहाँ पर रहा है पापुआ न्यू गिनी, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा का पहला मानव युक्त गहरा महासागर मिशन समुद्रयान यह कब तक लॉन्च किया जाएगा। इसमें क्या है कि हम बता दें कि जैसे कि वहां लॉन्च किया जाएगा भारत का पहला मानव युक्त गहरा महासागर मिशन है समुद्रयान। ये कब तक लॉन्च किया जाएगा, ये लॉन्च किया जाएगा 2026 तक इसका समुद्रयान है। जैसे कि भारत देश है तो भारत में हिंदी भाषा चलती है, हिंदी भाषा के अकॉर्डिंग जैसे जो भी यान लॉन्च करते हैं उसे ही कहते हैं यान। जैसे कि समुद्रयान लॉन्च किया जा रहा है तो समुद्रयान इसको कहेंगे। अब अगर बताएं तो भारत का जैसा कि पहला मानव युक्त गहरा मिशन समुद्रयान की बात करें तो ये हो गया है कब तक, 2026 तक की एंड तक होते होते लॉन्च किया जाएगा। समुद्रयान के बारे में हम आपको बता दें, बहुत बार आपको जैसे बताया कि ये जो होते हैं हिंदी वाले होते हैं, हिंदी भाषा है, तो जो गगन में अगर भेजेंगे तो गगनयान नाम रखेंगे, शुक्र पर भेजेंगे तो शुक्रयान नाम रखेंगे, अगर मंगल पर भेजते हैं तो मंगलयान नाम रखते हैं, चंद्र पर भेजते हैं तो चंद्रमा पर तो चंद्रयान नाम रखते हैं। इसी तरह से यहाँ पर सूर्य पर भेजने के लिए हम लोगों ने अगर कह दें तो इसमें सूर्ययान नहीं कहेंगे, आदित्य L1 मिशन किया गया था, ये आपको याद रखना है। जैसा कि समुद्रयान किए हैं तो समुद्रयान जो है इसके लिए हम लोग 6000 मीटर की गहराई में जाएंगे समुद्र के अंदर। 6000 मीटर है न कि किलोमीटर, 6000 मीटर गहराई तक जाएंगे। और इसलिए जो हम लोगों ने इसके लिए समरसेबल बनाया है, जैसे कि समरसेबल की बात करें ध्यान से सुनने कि एक होता है सबमरीन और एक होता है सबमरीन जैसी बड़ी सी पनडुब्बी जिसे कहते हैं, एक और होता है समरसेबल जो उसी का छोटा रूप है, मतलब उसमें 2-4 लोग बैठकर जाते हैं लेकिन वह भी अंदर जाता है पानी की। तो समरसेबल जो बनाए गए हैं उसका नाम क्या रखा है, इसका यान है अपना समुद्रयान का नाम जो है इसको यान होगा उसका नाम मत्स्य। ये 6000, अब आपको बता दें समझ में आ रहा होगा कि 6000 का है क्योंकि ये 6000 की क्या है गहराई तक जाएगा। मत्स्य नाम है इसका। अब इससे क्या होगा कि ये जो समुद्र है डीप ओशन मिशन करके
वापस आएगा। इससे दो चीजें होंगी, एक तो हम लोग देख पाएंगे कि अंदर भी क्या है, इसके एक्सप्लोर कर पाएंगे, रिसर्च हो पाएगा। रिसर्च के पर्पज से इम्पोर्टेंट है ये। लेकिन दूसरा अगर बात करें तो ब्लू इकोनॉमी को भी बढ़ावा देगा ये। मतलब कोई अगर आप बताओ आगे चल करके अच्छे से अच्छे होने वाला, जैसे कि हम लोग एक पर्यटन का हिस्सा बना लेंगे इसको। कैसे? अब जानते हो कि जो भारत के हैं खुरापाती लोग होते हैं, देखने में इनको बड़ा मजा आता है किसी भी चीज को, चाहे वो अमीर हो या गरीब। बुलडोजर चढ़ता है तो फिर वो बैठ के खड़े होकर लोग देखने लगते हैं। और यहाँ पर अगर जब जाना हो, जैसे कि अंदर पानी के अंदर जाने को मिलेगा, तो लोग करोड़ों पैसे खर्च करेंगे और उसको खर्च करके दुनिया में लोग अभी बहुत से लोग जाएंगे। पिछले साल जैसे आया था कि न्यूज में कि 4 लोग चिपक गए थे, तो 2 लोग जैसे कि उसमें पाकिस्तान के ही थे। समरसेबल जब वो घटना हुई थी वो टाइटैनिक देखने गए थे। और खैर सिम्मत से 6000 जैसे कि 6000 नाम की अगर बात करें तो ये एक पनडुब्बी वाहन होगी और 6000 मीटर की गहराई तक जाएगी। यह डीप ओशन मिशन का हिस्सा है। डीप ओशन मिशन जो है पूछा जाएगा कि कब तक शुरू किया गया था, तब आपको बताना है कि 2021 में इसको शुरू किया गया था। किसके द्वारा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा 2021 में किया गया है। यूरोपियन, अगला क्वेश्चन हमारा इसके मतलब बात करें तो यूरोपियन किसके द्वारा किस देश के साथ मिलकर समुद्री प्लास्टिक निपटान के लिए 391 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की गई। तो यूरोपीय संघ और भारत ने मिलकर के अभी हाल ही में 391 करोड़ रुपए की एक परियोजना शुरू की है जो समुद्री प्लास्टिक को निपटान करेगा। मतलब उनको क्या बताएं कि एक प्रकार से जैसे कि आप समझो कि दूसरे रूप में परिवर्तित करेगा। कौन से रूप में? ये लोग एक टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं जिससे कि वे बेस्ट कर सके, जो बेस्ट हो, ओशियन बेस्ट हो, और उसको हाइड्रोजन कैसे उसमें से निकाला जाए, मतलब उसको हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में कन्वर्ट किया जाए। ये एक बहुत बड़ी चीज की जाएगी, जैसे कि हम बता दें, क्योंकि हाइड्रोजन इज द फ्यूचर फ्यूल। और अगर हाइड्रोजन के रूप में वेस्ट को हम लोग मतलब बना रहे हैं, तो देखो यहाँ पर बता दें हम आपको कि मशीन प्लास्टिक एंड डेवलपमेंट वेस्ट टू हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी जो है, अगर हम लोग कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी बना ले रहे हैं कि वेस्ट को हाइड्रोजन में बदल दे रहे हैं, तो अब ये वेस्ट को मतलब बदल रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। जैसा कि क्योंकि भाई कचड़े को हम लोग अच्छे मतलब उसमें यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने किससे समझौता किया है? यूरोपियन से। यूरोपियन यूनियन से समझौता किया है, जो अपशिष्ट से हाइड्रोजन बनाने वाली तकनीकी विकसित करेंगे और रुपए 391 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जैसा कि हे गाइस, आपको जैसे कि आज आपने देखा टॉप 10 करंट अफेयर्स जो भी है हमने आपको डिस्कस किए यहाँ पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन भी कर लें, जिससे कि क्या आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।